भारत के एक ऐसे सम्राट, यशस्वी सम्राट, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनेकों बार मरे, अनेकों बार मृत्यु को प्राप्त हुए। हम बात कर रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। बहुत सारी बातें सामने आती हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के संबंध में। यदि पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो न होता तो पृथ्वीराज चौहान की जो छवि थी वह बहुत ही छोटी थी, वह बहुत ही अच्छी नहीं थी। कुल मिलाकर के पाश्चात्य इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकारों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को विलासी जीवन व्यतीत करने वाला, दूरदृष्टि का जिसमें अभाव हो, नेतृत्व क्षमता का जिसमें अभाव था, शासन के योग्य न था, न जाने क्या क्या अवधारणाएं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के संबंध में प्रस्तुत की हैं। लेकिन चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान को एक सम्राट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के संबंध में उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इस संबंध में भी अनेक मत हैं, अनेक धारणाएं हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग कहानियां लिखी हुई हैं। सभी को समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट में जानेंगे कि ऑथेंटिक क्या है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी, वह क्या है। देखिए, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो का वर्णन करते हैं। पृथ्वीराज रासो में के अनुसार जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को ले जाता है गजनी, तो वह कैद कर लेता है और उन्हें अपने पक्ष में झुकाने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए विभिन्न प्रकार की यातनाएं देता है। और उसके अंदर एक टीस भी थी कि 21 बार 17 बार न जाने कितनी बार उसने मुझे हराया है। तो उसके अंदर एक गुस्सा भी था उनसे बदला लेने का। वो पृथ्वीराज आंखें नहीं झुकाते हैं, सीधी बात करते हैं, उसके सामने नहीं झुकते हैं, तो वह लोहे की सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा देता है। अब अजमेर से चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए निकलते हैं। यह ध्यान रखना कि जब तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, तब ये इस जीत की खुशी को, यानी कि जीत चुके थे, इस जीत का संदेश को देने के लिए जयपुर गए हुए थे। कौन? चंद्र बरदाई। अब जब ये आते हैं, इन्हें पता चलता है कि हमारे सम्राट गजनी में कैद हैं, तो ये अपना दल बना करके सेना के साथ में गजनी को रवाना हो जाते हैं। अब यहां एक चीज और ध्यान रखना कि जो पृथ्वीराज रासो है, इसको अपने पुत्र जलहण को सौंप करके जाते हैं और जलहण ही इनका पुत्र ही पृथ्वीराज रासो को आगे पूरा करता है। यहां ये गोरी के दरबार में पहुंचते हैं और जो इनके सैनिक थे वेश बदल करके इनकी सेना में शामिल हो जाते हैं। जन सामान्य वहां की जनता में घुल मिल जाते हैं। भरे दरबार में चंद्र बरदाई ने अपने जोरदार काव्य से गोरी को प्रभावित कर लिया, उसको प्रसन्न कर लिया। बड़ी चतुराई से कहा कि जिसे आपने कैद किया है पृथ्वीराज, यह शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। अपने चातुर्य से बुद्धिमान थे, चतुर चालाक थे। गोरी को मना लेते हैं उसकी पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण की कला को देखने के लिए। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को कूट भाषा में सारी योजना बता देते हैं। अगले दिन अगली सुबह दरबार लगता है। सैनिक सभी जन सामान्य में और उनकी सेना में मिले हुए हैं। यहां पर सर्वविदित है कि एक श्लोक बोलते हैं, जोरदार तरीके से परिमाप बताते हैं। जहां पर गोरी बैठा हुआ था कि 4 बांस 24 गज अष्टुल अंग प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान बिजली की गति से तुरंत धनुष बाण खींचते हैं और तीर छोड़ते हैं। वह गोरी के सीने में को पार कर जाता है। वह मलेच्छ वहीं धराशायी हो जाता है और दोनों आपस में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यह हमें पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। लेकिन सुरजन चरित्र में अलग ही कहानी मिलती है। बड़ी बड़ी गजब की कहानी है सुरजन चरित्र में। सुरजन चरित्र में क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें कहा गया है कि यहां चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान को बचा करके ले आते हैं। जो सेना गई थी, जो लोगों में शामिल हो गई थी, ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही वो गोरी मारा जाता है, उसको बचा करके ले आते हैं। जांगल देश में, जो कि बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था, यहां पर ये शासन भी कर रहे हैं, शासन करते हैं।
लेकिन पुरातन प्रबंध संग्रह के अनुसार मोहम्मद गोरी इन्हें दिल्ली ले आता है और यहां पर पृथ्वीराज चौहान कहते भी हैं इससे कि मैंने तुझे कितनी बार माफ किया है, क्या एक बार नहीं छोड़ सकता, या मना कर देता है। और अपने मंत्री प्रताप से कहते हैं कि तुम मुझे किसी प्रकार से धनुष बाण की व्यवस्था कर दो, क्योंकि उसका दरबार जहां पर पृथ्वीराज चौहान कैद थे उस सामने ही लगता था कि मैं इसको यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन ये प्रताप पहले ही गोरी से मिला हुआ था। मोहम्मद गोरी को यह सारी घटना बता देता है कि तुम्हें मारने की योजना चल रही है। तो ये पृथ्वीराज को खड्डा खोदते हैं, उसमें डाल देते हैं और पत्थर फेंक फेंक करके पृथ्वीराज चौहान को मरवा देता है। प्रबंध चिंतामणि में अलग प्रकार की कहानी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि में कि जब तराइन की पहली लड़ाई हो रही थी, जब ये मल्लस्य भाग रहे थे तो पृथ्वीराज चौहान उसका पीछा कर रहे थे। तब उनका एक मंत्री बार बार कहता है कि इनका पीछा मत करो, पीछा मत करो। उसके बार बार कहने से पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि कहीं ये गद्दार तो नहीं है, उस पर शक होता, दंड स्वरूप वे उसका कान कटवा देते हैं। यही मंत्री गोरी से जाकर के मिल जाता है दूसरे युद्ध में, यानी कि 1192 ईस्वी में एकादशी के व्रत वाले दिन, जब रात को अपना व्रत खोल के निर्जल व्रत रखा था, सेना सोई हुई थी, शारीरिक रूप से भी कमजोर थी, तब आक्रमण करवा देता है। पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लेता है और अजमेर का शासन दे देता है अपने अधीन। लेकिन एक दिन अजमेर के तारागढ़ के किले में जब गोरी टहल रहा था तो वहां पर एक चित्र देखता है, जो पेंटिंग वगैरह होती है। तो उसमें क्या देखता है कि वराह नाम का जानवर, जिसे सुअर कहा जाता है, वह मलेच्छों का संहार कर रहा है। अब यह देख करके, क्यों गोरी स्वयं मलेच्छों का यानी कि मुसलमानों का शासक था, वह बड़ा क्रुद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान को खड्डा खोद के उसमें डलवा के मरवा देता है। कन्यन महावीर प्रतिमा कल्प में भी इसी प्रकार की कहानी मिलती है। हम्मीर महाकाव्य में अलग ही प्रकार की कहानी मिलती है। इसके अनुसार जब पृथ्वीराज चौहान को गोरी कैद कर लेता है तो पृथ्वीराज चौहान का मंत्री बार बार गोरी को समझाता है कि सम्राट ने तुम्हें 17 बार क्षमादान दिया है, क्या तुम इन्हें एक बार क्षमा नहीं कर सकते? तो वो स्पष्ट कहता है कि नहीं, जो उसने कहा, जो उसमें लिखा है, स्पष्ट रूप से उसने जो कहा उसको ध्यान से सुनिए। उसने कहा, गोरी ने कहा, तुम भारतीय मूर्ख है, तुम राजनीति नहीं जानते, तुम्हारे जैसे सलाह ने ही इस हिंदुस्तान का इतना बड़ा नाश किया है। यहां बात इसकी भी ठीक लगती है। इन सलाहकारों को ऐसी सलाह देनी थी कि दुश्मन का समूल नाश कर दो, क्षमादान की सलाह नहीं देनी थी। इसके बाद स्कंदराज और उदयराज, ये उदयराज इनके मुख्य सेनापति हैं। ये भी इस दूसरी लड़ाई में नहीं थे। ये दिल्ली पर आक्रमण करते हैं लेकिन खेत रहे मारे जाते हैं और इसके बाद में ये गोरी पृथ्वीराज चौहान को मरवा देता है। इसके अतिरिक्त विरुद्ध विधि विध्वंस में तो बड़ी जादुई कहानी है, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। अब देखिए, बात आती है कि हर ग्रंथ में, हर पुस्तक अलग अलग तरीके से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को बता रही है। वास्तविक स्थिति क्या है, इसको कैसे समझा जाए, कौन सा प्रमाण वेल एक्सेप्टेड है, इसकी कैसे जांच की जाए? देखिए, सीधी सी बात है, तर्क बुद्धि लगाइए और सारा खेल खत्म। देखिए, चंद्रबरदाई के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं था, या चंद्रबरदाई के पुत्र के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं था जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, यानी कि उनके ही दरबार में रहा हो, समकालीन चाहे कोई रहा या ना रहा। जिसने आंखों देखा, हाल देखा, या जो उसके दरबार में था, उसका प्रमाण ज्यादा प्रमाणिक माना जाना चाहिए। तो जो पृथ्वीराज रासों में है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, वही वेल एक्सेप्टेड प्रमाण माना जाना चाहिए। देखिए, वीडियो को छोड़ने से पहले एक बात ध्यान से सुनिए कि हम 2 प्रकार की रीगल भारत पर सीरीज शुरू करना चाहते हैं। एक तो जो मोटिवेशन होता है अपने जीवन से संबंधित, यानी कि देखिए, मोटिवेशन होता है, एक उस संबंध में चर्चा करने का, वीडियो बनाने का, और दूसरा धर्म से संबंधित, जिस पर धर्म की ही चर्चा होगी, वेदों से भी आधारित होगी, और जो जीने का सलीका बताते हैं जैसे कि रामायण आदि हैं, इनकी चर्चा होगी और क्रम से होगी, पार्ट बाय पार्ट होगी। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें
और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेवें। देखिए, रीगल भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहे बराबर। देखिए, पिछली वीडियो पर हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला, व्यूज नहीं आए हैं। चैनल पर अपना प्यार बरसाते रहें। रीगल भारत आपके लिए समर्पित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।